हमारे मोहल्ले में यदि कोई नया नया रहने के लिए जाए तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है उसके बारे में जानने परखने समझने के लिए कि ये लोग आखिर कौन हैं, कब तक रहेंगे, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। लेकिन मेरे अनुसार जब तक हमें पूरी अच्छी तरह से उनके बारे में जानना समझना न हो जाए तो बहुत गहरी फ्रेंडशिप में नहीं उतरना चाहिए। फ्रेंड्स, एक किस्सा मैं बताता हूँ। बनारस की एक सच्ची घटना है जो घटी थी। अमन बीएचयू का स्टूडेंट था और वो बनारस की ही एक कॉलोनी में रहता था। उस कॉलोनी में ज़्यादातर बीएचयू के स्टूडेंट ही रहा करते हैं। उस कॉलोनी को लोग बच्चों की, स्टूडेंटों की कॉलोनी ही कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सब पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, उसमें और फैमिली वाले भी रहते हैं। उसी कॉलोनी में रहने के लिए एक नई फैमिली आई थी। उस फैमिली में जो मर्द था उसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी और जो महिला थी उसकी उम्र 35 साल रही होगी और उनके पास एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल रही होगी। ये तीनों रहने के लिए आते हैं। उस कॉलोनी के लोग, सारे स्टूडेंट बड़ी उत्सुकता भरी नज़रों से देखते हैं कि सारे लोग तो इस कॉलोनी में स्टूडेंट ही हैं, एक नई फैमिली रहने के लिए आ गई। लेकिन वो लोग सबकी तरफ एक हल्की मुस्कान देते हुए सीधा अपने फ्लैट की तरफ चले जाते हैं और जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ऐसे 2-4 दिन समय गुजरा, लेकिन उनके फ्लैट से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ आया करती थी। वो भी ज़्यादातर रात के शाम के समय में उनकी फैमिली में लड़ाई होती थी और वो झगड़े की आवाज़ बाहर कॉलोनी में पूरी तरह से गूंजती थी, जिसके चलते उस कॉलोनी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे वो डिस्टर्ब होते थे। उस कॉलोनी में रहने वाली जो फैमिली थी वो डिस्टर्ब होती थी। बारी बारी से सारे लोग कंप्लेन कर चुके थे उनसे कि आप लोग अपनी ये आदत छोड़ दीजिए, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करिए। आप लोग आपस में लड़ते हैं लेकिन डिस्टर्ब पूरी कॉलोनी होती है, हमारे बच्चों पर असर पड़ता है, फैमिली वालों ने कहा और स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। आप लोग क्यों इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं तेज़ आवाज़ में कि सारे कॉलोनी के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो लोग सबसे वादा तो करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो हर शाम को वही उन लोगों की नौटंकी चल रही थी। फ्रेंड्स, अमन जो था इसका दरवाज़ा ठीक उस फैमिली के दरवाजे के सामने खुलता था। अमन आमने सामने होने के नाते उन लोगों से थोड़ा लगाव हो जाता है इसका। कुछ दिन के बाद वो लोग कहते हैं कि अमन, तुम ऐसा करो कि हमारे ही घर से खाना खा के अपने कॉलेज चला जाया करो, नाश्ता भी यहीं कर लिया करो, तुम्हें खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। अमन मना करता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, खाना बना लेना मेरा तो बाएं हाथ का खेल है, मैं बना खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमन को एक दिन कुछ जल्दी ही कॉलेज में कुछ ज़रूरी रहा होगा, वो जल्दी चला जाता है बिना नाश्ता किए और लौटता है तो दोपहर के 2 बजे बिना कुछ खाए पिए। और इनके घर से अमन के लिए खाना चला जाता है। अमन ना पहले तो किया, लेकिन बाद में खाना खा लिया क्योंकि उसे भूख बहुत तेज़ लगी थी। सुबह से उसने नाश्ता भी नहीं किया था, पूरे दिन कॉलेज में वो इंगेज था, इसलिए उसे समय नहीं मिल सका। फ्रेंड्स, जब अमन एक दिन खाना खा लेता है तो वो लोग उसे शाम सुबह रोज़ का खाना देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि उसके लिए नाश्ता भी उनके यहाँ बन जाया करता था। अमन की भी आदत बन चुकी थी उन्हीं के यहाँ खाना खा लेने की। अमन लगभग 15 दिन उनके घर खाना खाया होगा तो अमन को जैसे लगा कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। उसे हमेशा जैसे मिचली जैसा बना रहता था, कभी कभी उल्टी हो जाया करती थी और बहुत कमजोरी फील हो रही थी। अमन ने सोचा, यार ये लोग क्या खाना देते हैं, खाना तो टेस्टी रहता है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा मिला देते हो जिसका प्रभाव मेरी बॉडी पे कुछ विपरीत पड़ रहा है। तो अमन ने सोचा कि चलो एक हफ्ते में इधर उधर की बातें टाल कर खाना बाहर ही खा के देखता हूँ ऐसा वाकई में है क्या। तो अमन क्या करता है कि खाना बाहर ही खा लेता है और आता है, जब इनके यहाँ से खाना आता है तो इनसे कहता है अपने पड़ोसियों से कि नहीं, मैंने तो खाना बाहर ही खा लिया। वो शाम सुबह ऐसा ही करने लगा कि फ्रेंड ने आज बुलाया था, वहीं खाना खा लिया, उसी के यहाँ खा लिया, आज रेस्टोरेंट में खा लिया। ऐसा करके वो एक हफ्ते का समय निकाल देता है। फ्रेंड्स, अमन को ये फील हुआ कि जब से वो उनका खाना छोड़ दिया था तब से वो सेहतमंद होने लगा था, उसकी बॉडी पर कुछ फ़र्क पड़ा था। जबकि वो जब उनके घर का खाना खाता था तो इतनी कमज़ोरी उसको फील होती थी कि वो
6-6, 8-8 घंटे कॉलेज के बाद अपने फ्लैट पर पढ़ाई करने वाला अमन निढाल से अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। तो उसने फील किया कि उसकी बॉडी में कुछ तो चेंजिंग आई है। वाकई इन लोगों के खाने में कोई न कुछ तो मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके बॉडी पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। अमन ने उनसे बातें भी बहुत कम कर दी, बातें नहीं करता था, उनके घर का कुछ खाता पीता नहीं था। लेकिन ऐसे ही 1 महीना गुजरा होगा कि उस फैमिली की जो महिला थी उसने एक दिन शाम के समय कुछ गालियां बकते हुए, झगड़ा करते हुए अपने हस्बैंड से बोली कि तू एक दिन मेरे बेटे को भी मार डालेगा, मुझे भी मार डालेगा, मैं तेरा साथ छोड़ के जा रही हूँ। फ्रेंड, वो साथ छोड़कर अपनी फैमिली को वहीं छोड़कर चली जाती है, लेकिन वह व्यक्ति जो था उस बेटे को नहीं जाने दिया। वो तो ज़बरदस्ती चली गई, लेकिन बेटे को उसने उस महिला के साथ नहीं जाने दिया, यानी माँ बेटे वहीं बिछड़ जाते हैं। वह व्यक्ति कुछ दिन ऐसे ही वो अपने बेटे के साथ रहने लगता है। अमन भी उन लोगों से बातें नहीं किया करता था, वह सीधा कॉलेज जाता था और कॉलेज से आता था तो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता था, अंदर ही वो पढ़ता था, अपना बनाता खाता था। और उसको यदि अपना मन बहलाना होता था तो अपना बाहर निकलता था, अपने किसी स्टूडेंट के यहाँ चला जाता था, उनके साथ अपना समय स्पेंड करता था और फिर वापस अपने फ्लैट पर आ जाता था। इस तरह से समय लगभग 2 महीना का गुजरा होगा कि एक दिन उस व्यक्ति का जो वह 8 साल का बेटा था वह भी मर जाता है। फ्रेंड्स, जब वह बेटा मर जाता है तो उस कॉलोनी के सारे लोग डर जाते हैं। बस समझ चुके थे कि वह महिला जो कह के यह गई थी कि एक दिन तुम अपने बेटे को भी मार डालोगे, वो बात सत्य हो गई। इस व्यक्ति में कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार तबाह हो रहा था। अब वो आदमी विक्षिप्त सा हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे के अंदर ही रहता था। धीरे धीरे उस कॉलोनी के लोग बीमार होने शुरू हो गए, उस कॉलोनी के बच्चे भी बीमार होने लगे थे। लोगों का ये कहना था आपस में, इस व्यक्ति का साया इतना बुरा है कि इसके साये का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ जाता है वो बीमार हो जाता है। धीरे धीरे उस कॉलोनी में रहने वाले लोग वहाँ के रूम को, वहाँ के फ्लैट्स को छोड़कर निकल रहे थे और अमन भी अपने फ्लैट को छोड़कर निकल गया। वह व्यक्ति आज भी उस कमरे में पड़ा था। लोग कंप्लेन जाके पुलिस में करते थे, पुलिस आती थी, उसके घर की छानबीन करती थी, लेकिन कुछ नहीं पाती थी तो चली जाती थी। अब बताओ, कोई तंत्र मंत्र का साक्ष्य थोड़ी रहता है घर में कि पुलिस पाएगी, उस पर केस दर्ज करेगी, कि वह व्यक्ति ब्लैक मैजिशियन था। ब्लैक मैजिक वो करता था। 2-4 घंटे के लिए वो बाहर जाता था, बाहर से भिक्षा लेता था, मांगता था और आता था। वो अपनी तंत्र मंत्र की क्रिया करता था। फ्रेंड्स, जब रात का समय हो जाता था, जिस दिन अमावस्या की रात होती थी या कुछ विशेष दिन, वह रात के समय में जाता था शमशान में बैठकर, और उसके साथ 2-1 लोग और होते थे। वो वहीं सिद्धियाँ, कुछ अपना पूजा पाठ, तंत्र मंत्र वहीं किया करता था। फ्रेंड्स, वो काला जादू जानता था। काला जादू तंत्र मंत्रिक साधना की ही काली एक क्रिया है, जिसको अच्छे लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग बुरे होते हैं, बुरी शक्तियों का साधना किए रहते हैं, अपने इस तंत्र मंत्र में उसका भी साथ लिए रहते हैं। ये काला जादू करने वाली, काली विद्याओं को जानने वाले लोग, शमशान में जाने वाले लोग शैतानों की पूजा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि शैतानों की ही पूजा करते हैं, वो तंत्र मंत्र भी जानते हैं। वो अच्छा काम करने के लिए ये सारी विद्याएं सीखते हैं, लेकिन जब वो शैतानों की पूजा करने लगते हैं तो जब तक वह नियम होता है शैतान का, उसे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे वह उसके ऑरा को चाट सके, उसके एनर्जी को अपने अंदर ले सके। यदि ब्लैक मैजिशियन उसकी साधना कर रहा है, शैतान की साधना कर रहा है, और वो नहीं किसी को देगा, यदि नहीं किसी को उस शैतान के यहाँ समर्पित करेगा, तो शैतान उस
काले जादू वाले को ही चाटना शुरू कर देगा, उसी को औरा को चाटेगा, उसे ही शक्तिहीन कर देगा। इसलिए काला जादू करने वाले अपने को बचाने के लिए दूसरों लोगों को देते फिरते हैं, काली चीज़ें खाने में दे देते हैं, किसी के माथे पर अपना अंगूठा रख के वहाँ दे देते हैं। ऐसे ही कुछ अपनी काली विद्याओं को वो बांटते रहते हैं और उनकी एनर्जी उस शैतान के पास पहुंचाते रहते हैं। फ्रेंड्स, उस क्रिया को वह व्यक्ति जानता था और उसी क्रिया के चलते उसके घर में रोज शाम को लड़ाई होती थी। उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। इन्हीं सब शैतान की पूजा करने के चक्कर में उसका बेटा भी मारा गया और उस मोहल्ले और उस कॉलोनी के लोग परेशान थे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमें किसी को बहुत अच्छी तरह से न जान पहचान लें, तब तक हमें गहराई तक उससे फ्रेंडशिप या नेबरहुड नहीं बढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, लोग कंप्लेन पुलिस में जाकर करते थे कि उस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र कर दिया है मेरे ऊपर, हम लोग बीमार हो रहे हैं। पुलिस अक्सर 2-4 दिन के बाद आती थी, उसका घर खंगालती थी, लेकिन तंत्र मंत्र करने वालों के पास कोई साक्ष्य थोड़ी मौजूद रहता है। पुलिस वापस चली जाती थी साक्ष्य के अभाव में, और धीरे धीरे वह व्यक्ति अकेला बूढ़ा हो चला था। अभी 2 साल पहले तक वो उसी फ्लैट में रहता था और वह पूरी कॉलोनी आधा से ज़्यादा खाली हो चुकी थी। फ्रेंड्स, ये ऐसा तो होता है काला जादू में, और काला जादू करने वाले लोग ऐसे होते हैं। तो यदि हमारे अंदर की अंतरात्मा ये कहे कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो हमें अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो कहता है उससे सटीक बात हमारे बारे में या किसी और के बारे में आत्मा हमें पहले ही कह देती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।